जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। 3 दिन की ब्रेक के बाद आप सबको दोबारा वेलकम करता हूँ। पहले तो हम लोग थोड़ा सा कैचअप कर लें कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या कर लिया कवर, और हमारा आगे का क्या प्लान है, और किस तरीके से जो है वो हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो हमने टूल्स अपने पूरे किए। क्लाइंट डेस्कटॉप क्लाइंट वर्टेक्स का किस तरह यूज़ करना है, किस तरह इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद फ़ोन के ऊपर जो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर एप्लीकेशन है वो किस तरह इंस्टॉल करनी है, किस तरह यूज़ करनी है। उसके बाद मैंने फॉरेक्स के ऊपर ब्रीफ किया कि किस तरीके से पेयर्स होते हैं, किस तरह ट्रेड होते हैं, कौन सी करेंसी पहले जो आती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस होते हैं, दूसरी करेंसी में प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस पे थोड़ी सी बात की, जिसपे कुछ लोगों को ये रिजर्वेशंस थी कि वो चाह रहे थे कि उनको मैं कोई ऐसा नुक्ता या ऐसा पॉइंट बताऊं जहाँ पे वो ट्रेड कर सकें। तो कुछ उसको भी क्लियर करेंगे इस सवाल को। और कुछ टेक्निकल एनालिसिस जो थे वो हमारे रह गए थे प्राइस सेक्शन में, जिसमें हमने उनको कवर तो कर लिया था लेकिन हमने उनको चार्ट पे स्पॉट नहीं करके देखा था। अच्छा, आज वो उसमें कुछ ट्रायंगल पैटर्न्स हैं, कुछ फ्लैग पैटर्न्स हैं, उनको हम चार्ट के ऊपर स्पॉट करेंगे। स्पॉट करके देखेंगे उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंडिकेटर बेस्ड जो टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके अंदर मूविंग एवरेजेस हैं, RSI जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, MACD है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, फिर मोमेंटम है इंडिकेटर्स हैं कुछ जिस तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI है, और ADX और ATR वगैरह इनके बारे में बताऊंगा। अच्छा, वो उसके बाद जो कल आपका लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको कंबाइन करके, क्योंकि किसी भी एक चीज को आप ट्रेड नहीं कर सकते, वो आपको एट द एंड पैसे नहीं दे सकती, वो ज्यादा लॉस में स्टॉप करेगी और कम जो है वो प्रॉफिट में होगी। तो हमें दो या तीन या एक दो को मिला के ना, तो एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है स्ट्रेटेजी में, जिसको हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो फिर पैसे बनते हैं। इसके अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है, कि जब आपको वो इंडिकेटर्स और वो चीजें पढ़ाई जा रही हो आप उन पर फोकस करें और रश ना करें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनको सीखें, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करें, अपने आप को उसके बारे में क्लियर करें। फिर कल जो लास्ट फाइनल लेक्चर में कंक्लूड करूंगा इस सेशन का, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, 2 से 3 स्ट्रेटेजीज बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन इंडिकेटर्स को हम कंबाइन करके तो अपना एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और उस स्ट्रेटेजी को फिर हम कॉन्स्टेंटली फॉलो करके 10 15 20 ट्रेड्स के अंदर हम किस तरह उसको प्लस और माइनस की ट्रेड्स निकाल के हम एट द एंड मतलब इन प्रॉफिट क्लोज कर सकते हैं अपने आप। तो लेट्स बिगिन विद जो चीज़ें जो हैं वो रह गई थी कंक्लूड करने वाली, जिसमें हमारे पास ट्रायंगल पैटर्न्स थे जो हमने अभी नहीं, वो पढ़ा तो दिया था लेकिन वो हमने सर्च नहीं, स्पॉट नहीं किए थे उसके अंदर चार्ट्स के अंदर। तो वो प्रैक्टिकली तौर पे दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर मिल जाए अच्छे ट्रायंगल पैटर्न्स तो वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर लेट्स शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। अच्छा जी, अब इसमें हम ट्रायंगल पैटर्न्स ढूंढते हैं। ये 30 मिनट्स का चार्ट है न्यूजीलैंड का। इसमें हम ट्रायंगल पैटर्न्स हार्ड टू फाइंड है, किसी और में देखते हैं। ये पुरानी लाइंस लगी हुई है, ये इनवैलिड हो गई है। ये है एक ट्रायंगल पैटर्न, अगर आप इसको ये देखिए, मेरा माउस थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है इसमें। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है जो ऊपर टूटती है। उसने देखें एक छोटी सी फॉल्स ब्रेक दिया है नीचे। बट आई ऑलवेज से कि जब मैं शॉर्ट टर्म में काम कर रहा हूँ तो आप लोगों ने एक नहीं कैंडल, 2 कैंडल की कंफर्मेशन लेनी है। इसी तरह ये देखें, उसने एक क्लोज किया, दूसरी दोबारा ऊपर, और ये यहाँ ब्रेक कर गई ये कैंडल। ये तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हैं तो ये देखें ये कैंडल, ये ब्रेक कितनी अच्छी ब्रेक है। दैट्स एन असेंडिंग ट्रायंगल। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल है। ये देखें, ये ट्रायंगल एग्जांपल है, ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। ये देखिए,
ये ब्रेक हुई है लेकिन ये थोड़ा सा कंजेशन के बाद नीचे गई है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आपको पेशेंस रिक्वायर करती हैं कि आप कहेंगे जी ब्रेक होगी, अब इसी तरह की सारी मूव हो, सारी मूव्स इस तरह की नहीं होगी। आप प्रॉपरली ट्रेड करें, स्टॉप लगाएं, साइज से ऊपर थोड़ा सा स्टॉप रखें, तो ये आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, बट अल्टीमेटली 80%, 75-80% चीज आपकी डायरेक्शन में चली जाएगी अगर आपका एनालिसिस ठीक होगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह से ट्राइंगल पैटर्न्स हैं जो आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद अब फ्लैग्स रह गए थे, फ्लैग्स पैटर्न देख लेते हैं। फ्लैग्स ढूंढते हैं इसके अंदर पैटर्न्स में। फ्लैग्स में मैंने बताया था एक बुलिश फ्लैग होता है, एक बेरिश फ्लैग होता है। बुलिश फ्लैग में मार्केट ऊपर नीचे जा रही होती है, उसके बाद फिर एक इस तरह का फ्लैग बनता है, लेकिन ये तो ऊपर ही टूट गया ना, ये नीचे नहीं टूटा। वो मोस्टली फिर डायरेक्शन में वापस जो है वो नीचे बेरिश बेरिश फ्लैग, सॉरी इस तरह नहीं होता। बेरिश फ्लैग में आपको ढूंढ के दिखाते हैं। बेरिश फ्लैग ढूंढते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये भी एक किस्म का बेरिश फ्लैग ही है, छोटा, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम पीरियड का चार्ट है, तो इसलिए थोड़े से लेंथी भी हो सकते हैं ये। जो ज्यादा बड़ा चार्ट होता है उसमें कम कैंडल्स में ज्यादा टाइम कवर होता है। तो ये भी एक किस्म का फ्लैग ही है। अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ये फ्लैग ही बना होगा जो नीचे टूट गया। अगर आप इसको शॉर्ट में देखेंगे तो ये प्रॉपर ट्रेंड लाइंस है, मतलब ये प्रॉपर ट्रेंड है का। फ्लैग पैटर्न थोड़े कम होते हैं, कम देखने को मिलती हैं आजकल की मार्केट में। अब ये देखें, ये मार्केट देखें, ये नीचे आ रही है। ठीक है, ये इसका बुलिश फ्लैग बना और ये ऊपर टूट गया। ये देखें, ये अभी अच्छा बुलिश फ्लैग है ये। ये बुलिश फ्लैग है। ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, अंदर एक आपके वो सारा ट्रेंड जो है वो वापस हो गया। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग है। इसी तरह अगर बेरिश फ्लैग देखें, बेरिश फ्लैग जब अप ट्रेंड चल रहा हो तो उसको जब कन्वर्ट होता है वो मोस्टली, तो वो फिर कई दफा बेरिश फ्लैग बना के कन्वर्ट होता है। यानी मार्केट एक, अब इसमें अगर आप नोट करें तो ये हुआ क्या, ये हुआ ये कि एक स्ट्रेंथ के साथ मार्केट नीचे आ रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लग गया, डाउन ट्रेंड जो है, और अल्टीमेटली वो फिर वापस ब्रेक हो गया। ऐसे बहुत कम होता है। उसको मार्केट को वी मूव कहते हैं या ए मूव कहते हैं। वी मूव होती है कि मार्केट जिस स्पीड से नीचे आ रही है उसी स्पीड से वापस ऊपर चली गई है। दैट इज अ वी मूव, कि वी बना, नीचे भी उस स्पीड थी, ऊपर भी वही स्पीड थी। इसी तरह ए मूव होती है, भी बड़ी रेयर होती है, कि मार्केट जिस स्पीड से ऊपर गई है उसी स्पीड से नीचे आ गई है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि जब एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होता है तो वो एक कैपिटलाइजेशन फेज आ जाता है जहां पे प्रॉफिट टेकिंग होती है, और आप कह लेंगे बकायदा बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है कि कभी बायर हैवी हो रहा होता है, कभी सेलर। तो वो मार्केट इस तरह की छोटी है जो फॉर्मेशन हैं, फ्लैग्स हो गए, ट्राइंगल्स हो गए, ये फिर उस मौके पे बनती है। फिर अल्टीमेटली एक साइड गिव अप कर जाती है और दूसरी साइड प्रिवेल कर जाती है, और मार्केट या तो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेती है या नए ट्रेंड में चल पड़ती है। डिपेंड करता है कि किसने प्रिवेल किया, बायर्स ने प्रिवेल किया, जिसको बुल्स भी कहते हैं, या सेलर्स ने प्रिवेल किया जिनको बेयर्स भी कहते हैं। तो ये है सारी ह्यूमन साइकी के ऊपर बेस करती हैं चीजें। ये तो वो ट्राइंगल्स होगी ना, डबल टॉप डबल बॉटम हो गए, तो सारे हमने देख। ये हैं फ्लैग पैटर्न्स बेसिकली, ये बुलिश फ्लैग है। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ ट्रेंड में भी होता है, जिस तरह मैंने पहले आपको एक दिखाया था बुलिश फ्लैग, वो था ट्रेंड रिवर्सल में, कि नीचे मार्केट जा रही है लेकिन वो मार्केट ने एक फ्लैग बनाया और फिर उसको ऊपर ब्रेक कर गई। अच्छा, एक बुलिश फ्लैग होता है इस तरह का, ये होता है कि ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन, कि मार्केट जो है वो एक स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आई है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो कंजेशन करने लग गई है, और फिर वो दोबारा ऊपर ब्रेक करके अपने नए ट्रेंड में दोबारा ऊपर नई स्ट्रेंथ के साथ चली गई है। यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी पिछले बायर्स ने कर ली, न्यू बायर्स भी एंटर हो गए, और सेलर्स जो है वो गिव अप कर गए। अल्टीमेटली सेलर्स जब गिव अप करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी बाइंग में आ जाते हैं। इसी तरह जब बायर्स गिव अप करते हैं तो वो भी सेलिंग में आ जाते हैं, मतलब वो फिर डबल स्ट्रेंथ हो जाती है, वो इस तरह ब्रेक कर जाता है। तो ये बेसिकली बुलिश फ्लैग की दो एग्जांपल्स हैं। एक तो बुलिश फ्लैग होता है जो ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, एक बुलिश फ्लैग होता है जो नीचे जाते ट्रेंड को वापस टर्न करता है। वो जो एग्जांपल मैंने दिखाई थी वो दूसरी एग्जांपल थी। सेम इसी तरह बेरिश फ्लैग है, कि एक ट्रेंड नीचे आ रहा है, वहां पे आके प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है, कंजेशन शुरू हो जाती है, और वो फिर दोबारा नए उसमें डाउन ट्रेंड में ब्रेक कर जाता है। इसी तरह एक बेरिश फ्लैग होता है जो ट्रेंड को चेंज करता है, जो मैंने भी आपको, एक बेरिश फ्लैग होता है हाँ, जो ट्रेंड को बेसिकली चेंज करेगा। वो फ्लैग ऊपर जाती मार्केट में बनेगा, इसी तरह का होगा
लेकिन वो ऊपर जाती मार्केट में बनेगा। वो अप ट्रेंड जा रही होगी मार्केट और ऊपर करके एक ये फ्लैग बनेगा बेरिश, और वो नीचे टूट जाएगी और वो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी। तो फ्लैग पैटर्न्स और ट्रायंगल पैटर्न्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब ट्रेंड काफी लंबा चल जाता है तो ये उसकी एग्जॉशन शो करते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट कि आप अभी अगर आपकी चीजें चल भी रही हैं और आप कहते हैं कि हाँ जी मैं ठीक है, मैं ट्रेंड में बैठा हूँ, मैं अच्छा प्रॉफिट में भी हूँ, लेकिन ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, इनको स्पॉट करना जरूरी होता है। ये आपको बताते हैं कि जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही थी अब उस ट्रेंड में वीकनेस आ रही है, तो आप थोड़ा सा साइडवेज होके, यानी साइडवेज का मतलब है कि आप अपनी पोजीशन काट के ना बाइंग में है ना सेलिंग में है, क्योंकि जब आप बाइंग में, एक चीज हमेशा ट्रेडिंग साइकी की मैं आपको समझा दूं, ये बहुत मुश्किल है कि बल्कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप बाइंग में बैठे होंगे और आप मार्केट को सेल साइड देख रहे होंगे कि नहीं यार मार्केट सेल में जा रही है। अगर आप बाइंग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आप मार्केट के कोई ना कोई लॉजिक जरूर निकाल लेंगे अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि ये मार्केट ऊपर है, और ऐसा होता नहीं है। मार्केट ने तो अपने हिसाब से चलना है। इसी तरह अगर आप सेल साइड पे बैठे हुए हैं तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ कन्विंसिंग बात निकाल लेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे है, क्योंकि मार्केट ने दो ही डायरेक्शन लेनी है, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर मार्केट ओपन है या वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी। इसलिए जब मैं कहता हूँ साइडवेज हो जाना बेहतर है, जब इस तरह की सिचुएशन हो और वेट करें ब्रेक का, तो इसका मतलब है कि आपने फ्लैट हो जाए, उसको फ्लैट कहते हैं। इधर यू आर लॉन्ग, यहाँ बाय में बैठे हैं, इधर यू आर शॉर्ट, यहाँ आप सेल में बैठे हैं, और यू आर फ्लैट, क्या फ्लैट है, आपकी कोई पोजीशन नहीं। जब आप फ्लैट हो जाती है ना, फिर आप न्यूट्रल होकर मार्केट को देखते हैं। फिर आपको मार्केट की बाय साइड भी नजर आती है, मार्केट की सेल साइड भी नजर आती है। जो ज्यादा कन्विंसिंग होती है आप फिर उस तरफ जाते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी पोजीशन नहीं होती ना, आप किसी की वकालत, अपनी पोजीशन की वकालत नहीं कर रहे। आप फ्री होकर मार्केट को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, और जो आपकी जजमेंट आपको कहेगी आप उस तरफ चल पड़ेंगे। तो ये जो पैटर्न्स हैं, इस पे मैं दोबारा रिपीट भी इसलिए कर रहा हूँ और दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मार्केट के ट्रेंड में बैठे, ठीक है, मार्केट अच्छी आपकी प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन जब मार्केट ने ट्रायंगल बनानी शुरू किया, मार्केट ने फ्लैग बनाना शुरू किया, यू बेटर गेट आउट ऑफ द मार्केट और देखें कि वो फ्लैग या वो ट्रायंगल, वो पैटर्न कहाँ ब्रेक होता है। अगर वो दोबारा उसी ट्रेंड में ब्रेक होता है, आप दोबारा पोजीशन ले लें, थोड़ी सी ऊपर मिल जाएगी, कोई बात नहीं, बाइंग में थे तो, लेकिन वो एक कंफर्मेशन तो होगी। इसी तरह अगर वो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, आप भी ट्रेंड चेंज कर लें, आपने बाय काट दी हुई है, क्योंकि बाय काट के सेल में आना वो बहुत मुश्किल होता है। आप बाय काट के बैठे हुए फिर मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट ने सेल साइड ब्रेक किया, आप कहते हैं चलो जी मैं आप सेल में आ जाऊंगा। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बजाय इसके कि आपको बताऊं जी बाय क्या करना है सेल क्या करना है, वो एक पॉइंट जो बताया गया वो ऐसे नहीं होगा। आपको ये चीजें मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि ये सीखें, ये आपके लिए जरूरी है आगे ट्रेडिंग के लिए। अच्छा जी, ये थे प्राइस एक्शंस। अच्छा, इसके बाद हमने देखनी है जो दूसरी ट्रेडिंग है वो है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। अच्छा जी, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली दो तीन इंडिकेटर्स हैं। एक मिनट में इसको स्क्रीन को नहीं बनी कुछ कर जी। अच्छा, इंडिकेटर बेसिकली मोस्टली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग ही होते हैं, यानी प्राइस थोड़ी सी मूव कर जाती है पहले, इंडिकेटर बाद में मूव करता है, क्योंकि वो पिछली काफी प्राइसेस को कैलकुलेट करके चल रहा होता है। तो वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स मोस्टली जो आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं और आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को, तो उसको आप लीडिंग इंडिकेटर कह सकते हैं कि जी ये मैंने मैंने मार्केट को प्रिडिक्ट किया। जो मोस्टली इंडिकेटर्स पढ़ाए जाते हैं और जिन पे बेस करके वो लीडिंग इंडिकेटर्स बनते हैं, वो मोस्टली लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग का मतलब है कि मार्केट थोड़ी सी मूव कर जाती है उस डायरेक्शन में, वो बाद में बनाते हैं वो डायरेक्शन, लेकिन फिर उसकी स्ट्रेंथ देखते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट यहाँ से मजीद आगे जाएगी, जिस साइड पे जा रही है, तो आप उस साइड पे फिर पोजीशन लेते हैं कंफर्मेशन होने के बाद। अच्छा, उसमें तीन किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, जिस तरह ये इंडिकेटर्स की टाइप बताई हुई है कि एक तो ये है कि इंडिकेटर्स हेल्प आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ अ प्रिवेलिंग ट्रेंड। जो ट्रेंड आपका चल रहा है, अप साइड है डाउन साइड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, जिसमें ये मूविंग एवरेजेस हैं। मूविंग एवरेजेस होती हैं बेसिकली, आप लेट्स सपोज अगर 10 डे मूविंग एवरेज या 10 पीरियड मूविंग एवरेज देख रहे हैं, तो वो जितनी आप जो सी कैंडल आपने लगाई हुई है, 30 मिनट लगाई हुई है, डेली लगाई हुई है, तो वो उन 10 कैंडल्स का जो एवरेज प्राइस है ना, वो प्लॉट करेगी, पिछली 10 कैंडल्स की एवरेज प्राइस प्लॉट करेगी। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। फिर इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाती है, वो ये करती है कि वो अगर 10 कैंडल्स की आपने कैलकुलेट किया, तो वो जैसे जैसे कैंडल करीब होगी वो मतलब जो रीसेंट कैंडल्स है उनको थोड़ी वेटेज ज्यादा देगी। जो सिंपल है वो तो 10 की 10 कैंडल्स की जो क्लोजिंग प्राइस होगी उसको ऐड करेगी, 10 से डिवाइड करेगी और प्लॉट कर देगी। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो थोड़ी सी जो रीसेंट कैंडल्स होती है उनको वेटेज थोड़ी सी ज्यादा देती है। ये बातें बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आप किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। ये कैलकुलेशंस आपको करनी नहीं होती, आपने सिर्फ
प्लॉट ही करना होता है और उसको देखना होता है कि वो किस तरफ को जा रही है। तो मूविंग एवरेजेस में मोस्टली जो चीजें देखी जाती हैं ट्रेडिंग करते हुए वो क्रॉसओवर्स देखे जाते हैं कि मूविंग एवरेज दो लगाई हुई है, वो जब क्रॉस जो स्लो जो फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो के अगर ऊपर चल रही है तो आप बाइंग में ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप को। अगर वो स्लो से नीचे चल रही है, यानी कि एक 10 डे मूविंग एवरेज है वो फास्ट है, एक 20 डे मूविंग एवरेज है वो उस 10 से स्लो है। तो अगर 10 डे मूविंग एवरेज 20 से ऊपर है तो आप कहते हैं कि ठीक है जी मैं बाइंग साइड प्रेफर करूंगा। अगर 10 डे मूविंग एवरेज 20 से नीचे है तो आप कहेंगे जी मैं सेलिंग साइड प्रेफर करूंगा। ऐसे भी होता है। और कई दफा ये होता है कि मोस्टली जो बड़ी मूविंग एवरेजेस हैं, आप लेट्स सपोज 50 डे मूविंग 50 पीरियड कह लें, मैं डे इसलिए कहता हूँ कि मोस्टली डेली चार्ट देखो। आप जो कि इंट्राडे में देखेंगे 30 तो आप उसको पीरियड कह लेंगे जिस पीरियड की भी आप देख रहे हैं। तो अगर आप 50 100 पीरियड मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो मोस्टली लोग इसलिए देखते हैं कि जनाब इससे ऊपर मार्केट अगर चल रही है तो मैं बाइंग साइड पे आऊंगा, ये सपोर्ट लूंगा मैं यहाँ पे। और अगर इससे नीचे मार्केट चल रही है तो मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूंगा और मैं सेलिंग साइड पे आऊंगा। तो ये मूविंग एवरेज के कुछ आइडियाज हैं कि वो किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं, अब जिस तरह ये चार्ट है तो 30 मिनट्स का चार्ट है, आप इसके ऊपर मूविंग एवरेज लगाते हैं। आप मूविंग एवरेज का रिबन लगा लें। रिबन मतलब वो दो तीन मूविंग एवरेजेस इकट्ठी होती हैं इसमें, चार पांच है, ठीक है। आप इसको इसका सेटअप बना लीजिए। देखिए मूविंग एवरेज नंबर 1 है, आप लेट्स सपोज इसको दे देते हैं 10 दे देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। इन दो को आप फिलहाल छोड़ दें, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। ठीक। अब ये स्लो वाली मूविंग एवरेज है 10 वाली। हम इनके कलर्स भी कुछ इस तरह के रखते हैं कि ये आपको प्रॉपर नजर आए। 10 वाली को हम डार्क रेड कर लेते हैं और इसको हम नेशन ब्लैक कर लेते हैं। कलरिंग के मामले में काफी स्टैटिक, मेरे काफी से ठीक है। तो ये ब्लैक हुई नहीं, अच्छा ये ठीक हो गई, ठीक है। तो अब ये 10 डे मूविंग एवरेज है, ये फास्ट मूविंग एवरेज है। ये 20 डे है, ये उससे स्लो है, ठीक है। तो आप क्रॉस ओवर्स देखते हैं कि ठीक है जी ये इससे नीचे क्रॉस कर गई है, मैं सेलिंग में रहूंगा, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से ऊपर क्रॉस कर गई है, मैं बाइंग में रहूंगा। लेकिन ये देखें ना, जो इस तरह के एरियाज होंगे वहां पे आपको बार बार लॉसेज होंगे। वही मैंने कहा ना, किसी एक चीज को टारगेट करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको दो से तीन चीजें मिक्स करके स्ट्रेटेजी बनानी होती है। वो क्यों? वो इस तरह की मार्केट के लिए कि जब मार्केट ये वाली हरकतें करती है, इस तरह कंजेशन में आ जाती है, तो फिर इंडिकेटर्स आपको जो है वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखा सकते। हाँ ये देखें, ये आई है तो ये काफी लंबा जो है, हालांकि ये देखें यहाँ पे ये क्रॉस कर गई है नीचे और मार्केट अभी उसके बाद काफी गिरी है। तो इस तरह की सिचुएशन में तो आपको पैसे बच जाते हैं, लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन आती है जब मार्केट कंजेशन में आ जाती है तो वहां फिर आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स की जरूरत होती है जो आप यूज करते हैं। अच्छा अब इसी के अंदर जो मैंने सेकंड बात की थी, अगर हम इसको बंद कर देते हैं और ये 100 ये 50 इसको कर लेते हैं, इसको 100 या 50 करते हैं, सिर्फ 50 की देखते हैं एवरेज, ठीक है। तो ये जो बड़ी मूविंग एवरेजेस होती हैं इसमें आप इसको मोस्टली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते हैं कि यार मार्केट अगर इससे ऊपर है तो मैं बाइंग में रहूंगा, मार्केट अगर इससे नीचे है तो मैं सेलिंग में रहूंगा, विद हेल्प ऑफ अदर इंडिकेटर्स कि आपके दूसरे इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं बाइंग सेलिंग है। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे है तो वो अगर बाइंग बता भी रहे हैं तो मैं नहीं लूंगा, मैं जब वो सेलिंग बताएंगे मैं सेलिंग में आ जाऊंगा। इसी तरह जब मार्केट इससे ऊपर है तो अगर वो इंडिकेटर्स मुझे सेल बता भी रहे हैं तो मैं नहीं लूंगा, मैं जब वो बाय बताएंगे तो मैं बाय लूंगा। सो दैट्स हाउ यू यूज मूविंग एवरेजेस। मैंने उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताया कि मूविंग एवरेज ऐसे यूज होती है। अच्छा उसके बाद जो इसी से रिलेटेड एक इंडिकेटर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैकडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अच्छा ये एक बड़े मजे का इंडिकेटर है। इसके अंदर ना बेसिकली मूविंग एवरेजेस को इस तरीके से एम्बेड किया हुआ है कि वो आपको एक तो स्ट्रेंथ भी बताते हैं ट्रेंड की और एग्जॉशन के करीब भी बताते हैं कि शायद ये अब एग्जॉस्ट होने लगा। जिस तरह ये, अब मैं आपको एक मिनट पिक्चर शेयर करता हूँ इसको। ये भी एक मजे का इंडिकेटर है ये। एक मिनट में डॉक्टर सत्यान साहब का क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन हम लेते हैं अभी थोड़ी देर में, इनको जरा कंप्लीट कर लें इंडिकेटर्स को इंशाल्लाह फिर लेते हैं। अच्छा जी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अच्छा ये जो इंडिकेटर है बेसिकली इस ये कंबाइन किया हुआ कुछ चीजों को।
जैसे नाम से जाहिर है कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि ये मूविंग एवरेज पे बेस्ड करता है। उसमें तीन चीजें होती हैं इस इंडिकेटर में देखने वाली, अगर आप इसको गौर से यहाँ पे देखें पिक्चर में भी, तो दो तो ये लाइंस हैं और एक ये हिस्टोग्राम है। अच्छा, ये लाइंस में बेसिकली दो आपकी एवरेजेस होती हैं, 12 डे मूविंग एवरेज और 26 डे मूविंग एवरेज। इसका जो आपस का डिस्टेंस होता है, ये लाइन उस पर प्लॉट हो रही होती है, यानी कि 12 डे मूविंग एवरेज और 26 डे मूविंग एवरेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, अगर वो प्लस में होता है तो ये इस जीरो लाइन से ऊपर होती है, और अगर वो माइनस में होता है तो ये इस जीरो लाइन से नीचे होती है। देखा ना, ये जीरो लाइन से नीचे है यहाँ पे इस हिस्से में, ये जीरो लाइन है बीच में, और यहाँ पे ये ऊपर है। तो वो 12 EMA और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये डिफरेंस प्लॉट हो रहा होता है। अच्छा, इसके साथ एक और लाइन होती है जिसको सिग्नल लाइन कहते हैं। ये दो लाइन है ना, एक लाइन तो चलो उसका डिफरेंस प्लॉट हो रहा है, ये दूसरी लाइन क्या है? ये दूसरी लाइन इसी डिफरेंस का 9 पीरियड की एवरेज होती है, मूविंग एवरेज होती है। इसमें अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी है तो वो आपको जब आप ये यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो दो मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस आ रहा होता है, 12 का 26 का। ये आप रीडिंग्स चेंज भी कर सकते हैं, बाय द वे 12 26 को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये यूज होती है। और एक सिग्नल लाइन होती है जो कि इसी जो डिफरेंस आ रहा था उसका 9 पीरियड मूविंग एवरेज होती है, यानी उस डिफरेंस के पिछले जो 9 डिफरेंस होते हैं उसकी एवरेज साथ लाइन प्लॉट हो रही होती है। तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है कि अगर वो जो मैगडी लाइन है, जो 12 और 26 का डिफरेंस है, वो अगर सिग्नल लाइन से नीचे है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड एग्जॉस्ट कर रहा है या डाउन ट्रेंड प्रिवेल कर गया है। और अगर वो उससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड जो है वो अब प्रिवेल करने लगा, या वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में आ गया। ये मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको ज्यादा इसका क्लियर होगा। इसमें हम ये देखिए, ये मैगडी, इसको थोड़ा हम जगह देते हैं ताकि ये थोड़ी, हाँ ये देखें, ये अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रही होगी। अब ये देखें, ये हम देख लेते हैं इसमें ब्लू में क्या है। ठीक है जी, ये देखिए, फास्ट लेंथ है 12, स्लो लेंथ है 26, क्लोज बेसिस प्राइस पे बनाई हुई है, और ये स्मूथिंग जो सिग्नल लाइन है 9 की एवरेज। ठीक है, ईएमए यूज किए हुए हैं, एसएमए भी कर सकते हैं, ईएमए मोस्टली यूज होती है एक्सपोनेंशियल इसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये मैगडी लाइन है। मैगडी लाइन का मतलब है कि वो 12 और 26 लाइन का आपस की जो डिफरेंस है वो चल रहा है, और ये इसी लाइन की 9 पीरियड की एवरेज है साथ चल रही है। ठीक है, और इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस होगा वो ये हिस्टोग्राम शो कर रहा है। ये डिफरेंस जितना खुलता जाएगा स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी ट्रेंड की, लेकिन ये जैसे जैसे एक लिमिट 100 के करीब आएगा, ट्रेंड एग्जॉस्ट होने के चांस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बायर्स काफी प्रॉफिट में आ चुके होंगे, और हाई चांस होगा कि वो कहीं पे भी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और ये जो ब्लू लाइन है ये दोबारा इस रेड लाइन के नीचे आएगी, और फिर ये वापस अपने उसमें डाउन ट्रेंड में चल पड़ता है। तो ये देखें ना, ये ट्रेंड चेंज होते हैं, ऊपर जाता है, ये ट्रेंड चेंज होते हैं, लेकिन ये यहाँ से, ये देखें, ये जब जीरो लाइन से नीचे उतरा। अच्छा, मैगडी ट्रेडिंग मोस्टली कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैगडी ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं वो भी आपको एक जनरल सा नॉलेज दे देता हूँ, ताकि जब हम स्ट्रेटजीज बना रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि वो कैसे बनती है। मैगडी में सबसे पहले तो ये है कि मोस्टली जो मैगडी इंडिकेटर यूज करते हैं वो, ये जो जीरो लाइन होती है, ये जीरो लाइन, जब तक दोनों इंडिकेटर जिससे ऊपर ना हो वो लोग बाय नहीं करते। बेशक अब यहाँ से देखें ना, ये मार्केट ने यहाँ से चेंज कर दिया है, ये जो ब्लू लाइन है ये उसके ऊपर आ गई है, लेकिन वो मोस्टली यहाँ तक बाय नहीं करेगा। वो इसका दोनों या कम से कम मैगडी लाइन का इस जीरो लाइन से ऊपर आने का वेट करें। वो वंस ऊपर आ जाएगी फिर वो बाइंग में जाएगी। बेशक इधर कुछ ज्यादा उनको स्ट्रेंथ नहीं मिली बाइंग में, वो साइडवेज ही रही और मार्केट दोबारा वापस सेलिंग में आ गई, लेकिन उस सेल में उनको अच्छे पैसे मिल गए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रेंथ ये उतरने के बाद देखें कि जब दोनों नीचे उतर गए उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक हुई। तो ये मार्केट आपको चांस देती है इंडिकेटर में, लेकिन आपको पेशेंस होना पड़ता है, और आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, और आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है कि आप उस स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो कर रहे हैं। एक ट्रेड स्टॉप हो गई कोई बात नहीं, दो ट्रेड स्टॉप हो गई कोई बात नहीं, आपने तीसरी दफा फिर ट्रेड बनी फिर ट्रेड ली, मोस्ट प्रॉब्ली तीसरी ट्रेड है वो पिछले दो का लॉस भी कवर करेगी और वो थोड़े बहुत पैसे भी आपको दे देगी। सो आपको बिलीव होना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी पे। अगर आप बार बार स्ट्रेटेजीज भी चेंज करेंगे तो वो भी ट्रेडिंग साइकिल के अगेंस्ट है, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें,
ये डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट हो गया डाउन ट्रेंड। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सेल में बैठे हुए हैं तो जैसे ही ये ब्लू लाइन ने इसके ऊपर क्रॉस किया, ये डिफरेंस प्लस हो गया, ये डिफरेंस प्लस हो गया, साथ ही हिस्टोग्राम भी प्लस में हो गया। आप अपनी जो सेल की ट्रेड है उसमें से प्रॉफिट ले लें। बाय नहीं करेंगे, बाय हो सकता है आप करें जब ये ऊपर चढ़े यहाँ से, लेकिन आप उसमें से प्रॉफिट ले लें। एक तो इसको इस तरह देखा जाता है मैकडी इंडिकेटर। एक मैकडी इंडिकेटर को मोस्टली देखा जाता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। वो थोड़ा सा बड़े चार्ट में देखना होगा फिजिबल। सम टाइम होता ये है कि आपकी मार्केट जो है, यानी ये जो कैंडल्स हैं, इन्होंने नया हाई लगाया है, लेकिन मैकडी ने नया हाई नहीं लगाया। मैकडी जो है वो उसने हाई नहीं किया, उसने बल्कि पिछले हाई पे जो मैकडी की वैल्यू थी, नए हाई पे उससे मैकडी की वैल्यू नीचे है। तो इसका मतलब भी यही है कि स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो गई है। अगर आप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ने एक हाई किया है, अगर आप ये देखें यहाँ पे, ये देखें तो ये जो हाई है ये बड़ा नीचे है, और इसका देखें ये बहुत पीक पे है, लेकिन ये अब जैसे जैसे हाई कर रही है ये ऊपर नहीं जा रही। अब ये देखें कि यहाँ पे इस हाई से, ये जो हाई है इस हाई से बहुत ऊपर हाई लगा, लेकिन ये मैगडी देखें कहाँ पे, मैगडी बहुत नीचे है। अगर आप इसको लाइन प्लॉट करके देखना चाहें तो लाइन प्लॉट करके भी देख सकते हैं, वो ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा कि अगर आप इस हाई से इस हाई को देखें तो ये अच्छा खासा हाई है। लेकिन इसी सेम आप अगर लाइन यहां से ड्रॉ करें, एक मिनट, एक मिनट, तो ये देखें कि ये देखें ये आपस में डाइवर्ज कर रहे हैं दोनों, कि वो ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। तो ये भी शो करता है कि भाई ये ट्रेंड एग्जॉस्ट कर गया। अब अगर आप गौर से देखें, एक चीज मैंने आपको प्राइस सेक्शन में बताई थी कि मैं बड़ी उस पर स्क्रीन मतलब टाइम फ्रेम पे जाके ये लेवल्स लगा लेता हूँ कि कहाँ कहाँ से मार्केट पीछे कहीं गिरी हुई है। ये पीछे अगर आप डेली में जाके देखेंगे तो ये लेवल्स बड़े स्ट्रांग होंगे। तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं बाय में बैठा हुआ हूँ, तो एक तो मैं इसको नोट करूंगा कि यार ये देखो ये डाइवर्ज कर गया, और एक ऊपर से ये भी आ गई है रेजिस्टेंस, पिछली कहीं पुरानी रेजिस्टेंस। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं भी लूंगा तो इस रेड कैंडल के बाद मैं पोजीशन काट दूंगा कि यार ये जो मतलब रिजेक्ट हुआ है लेवल और ये नीचे डाइवर्जेंस आ गई है, मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना ये नीचे जा रहा है। तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन काट के न्यूट्रल होकर बैठ जाऊंगा। उसमें होगा ये कि मैं प्रॉफिट भी ले लूंगा, चलो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा कोई मसला नहीं। अगर ये ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाता है मैं फिर बाय एंटर कर लूंगा। लेकिन अगर ये ब्रेक, ये देखें नीचे लाइन ब्रेक कर गई है, प्लस यहाँ से ये देखें कि ये नीचे उतर गई है लाइन, तो इसका मतलब है कि मैं वहां पे ठीक था, मैंने प्रॉफिट ले लिया, अच्छा किया। अब ये देखें यहाँ से, अब अगर ये जब नीचे उतरी है उसके बाद अगर आप सेल में आए, नहीं यहाँ ये नीचे उतर गई हैं दोनों लाइनें, आप यहाँ से सेल में आए, ठीक है उसने बहुत ज्यादा लंबा ट्रेंड नहीं दिया, बट स्टिल अगर आप देखें तो उसने अच्छे खासे पैसे दिए। मतलब ये कैंडल है जहाँ पे यहाँ दोनों नीचे है। आप इस कैंडल के ओपन पे भी अगर सेल करते हैं, 1.37444 इसका कैंडल है, तो नीचे तक ये 1.3629, यानी कि 100 सवा 100 पॉइंट उसने दिए हैं, जो कि अच्छे खासे पॉइंट है। उसके बाद फिर ये जब दोबारा ऊपर चढ़ गई है तो फिर दोबारा जाहिर है आप प्लस में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे इसने ये पिन बार दे दी, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी पिन बार, कि मार्केट ऊपर जाती है और एक ही कैंडल में सारी नीचे आके क्लोज हो जाती है, लेवल से मुड़ी है, यू कैन अगेन एग्जिट। तो इसलिए ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, और वो जो स्ट्रेटेजी है जब मैं आपको बताऊंगा तो वो फिर इसमें जब इन चीजों को कंबाइन करूंगा तो देन यू विल सी कि इनका क्या बेनिफिट है और ये किस तरह काम करते हैं। अच्छा जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, आरएसआई जो है ना, इस ये बेसिकली इसमें भी दो चीजें देखने वाली होती हैं। एक वही सेंटर लाइन होती है, ठीक है, 50 पे होती है मोस्टली, ये 0 से 100 तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है। एक 50 लाइन होती है सेंटर में, ठीक है, मोस्टली उससे ऊपर अगर मार्केट चल रही है तो आप मोस्टली लॉन्ग ट्रेंड कंसिडर करते हैं, अप ट्रेंड कंसिडर करते हैं। उससे नीचे अगर आरएसआई चल रही है तो आप डाउन स्ट्रेंथ को देखते हैं कि यार नीचे की तरफ को मुझे ट्रेड मिलेगी तो मैं करूंगा सेल की साइड पे। दूसरा इसमें चीज होती है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स, कि वो कौन से लेवल हैं जहां जाके मार्केट एग्जॉस्ट करती है। मतलब मोस्टली जो है वो, अगर आपने शॉर्ट पीरियड लगाया हुआ तो आप ओवरबॉट लेवल 80 रखते हैं और ओवरसोल्ड लेवल 20 रखते हैं। अगर आपने बड़ा टाइम फ्रेम लगाया हुआ तो 70 and 30 विल डू, यानी कि 70 से ऊपर अगर आरएसआई चल रही है तो दैट डजंट मीन कि मार्केट मजीद ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन मार्केट में आपको मोहतात होने की जरूरत है बाइंग ट्रेड में, वो किसी वक्त भी एग्जॉस्ट कर सकती है। इसी तरह अगर मार्केट की आरएसआई लेवल जो है वो 30 से नीचे या छोटे चार्ट्स में 20 से नीचे चल रही है
तो दैट डजंट मीन कि मार्केट मजीद नीचे नहीं जा सकती। मार्केट जितनी नीचे आई उतनी ही नीचे मजीद जा सकती है, ये जीरो के पास भी आ सकती है। लेकिन आपको कॉशियस होने की जरूरत है कि मार्केट जो है वो किस वक्त भी अपना डाउन ट्रेंड छोड़ के या करेक्शन में जा सकती है या अप ट्रेंड में जा सकती है वापस। तो ये आरएसआई में देखने वाली चीज होती है। तीसरी चीज जो मैंने मैगडी के आखिर में आपको बताई थी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। आरएसआई की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आरएसआई की कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो है वो 90% इट वर्क्स, वो वाकई काम करती है, समटाइम टू द मैजिकल लेवल। अच्छा खासा जो है ना वो आपका ट्रेंड चेंज कर देती है जब वो कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है। उसमें वही चीज आ जाती है। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। हटा देते हैं। ये बीच में एक येलो लाइन, ये भी इसकी एवरेज होती है, मोस्टली इसको नहीं कोई ज्यादा वो देखा जाता। ये अगर यहाँ से हट सकती तो मैं हटा लेता, क्योंकि ये अभी आपको वो करेगी, कंफ्यूज करेगी। ये आर एस आई बेस्ड है, यानी उसी एवरेज की मूविंग एवरेज होती है, इसकी मूविंग एवरेज होती है सर। मैकडी की देखी जाती है सिग्नल लाइन, इसकी सिग्नल लाइन नहीं देखी जाती है। अच्छा जी, अब ये देखें, अब इसकी सेटअप में जिस तरह मैंने आपको बताया था, अगर मैं 4 आवर चार्ट देख रहा हूँ, और ये मोस्टली उसको कंसिडर किया जाता है कि वो इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। हाँ ये देखें, अपर बैंड जिस तरह मैंने बताया था, इसको आप 80 कर लें, इसको आप 20 कर लें। ठीक है, ठीक है, ये आपका ओवरबॉट लेवल हो गया, ये आपका ओवरसोल्ड लेवल हो गया नीचे, और ये आपकी 50 की सेंटर लाइन होगी। ठीक है, ये इस तरीके से जो है ना वो आरएसआई काम करती है। अब इसके अंदर वही बात कि अगर ओवरबॉट हो जाए, हम इसको पीछे देखते हैं कहाँ कहाँ, ये देखें, ये मतलब ऑलमोस्ट 70 से प्लस है। अच्छा ये बड़ा थोड़ा सा, एक मिनट इसको 70 30 करेंगे, तो जो छोटे चार्ट है ना वो उसमें चलता है ये 80 पे। ठीक है, हाँ ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे, अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं वही बात पे, क्योंकि मोस्टली ये देखें, अब ये आरएसआई ओवरबॉट हुई है। ठीक है, फिर ये आरएसआई ओवरबॉट हुई है, एक किस्म का ये आरएसआई 2 दफा यहाँ से फेल हुई है। लेकिन दैट डजंट मीन कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट फिर भी ऊपर गई है। लेकिन मार्केट ऊपर जाती रही है, आरएसआई नीचे आती रही है। वही सेम डाइवर्जेंस जो मैंने बताई थी आपको। अगर आप ऊपर इसको देखें, ये है, और ये देखें, ये, ठीक है, ये डाइवर्जेंस है, और ये ब्रेक हो गई। अब ये इसलिए, वो हमने मैगडी में ये डाइवर्जेंस देखी थी, वो इतनी अच्छी इसलिए काम की हुई थी कि आरएसआई में भी ये डाइवर्जेंस थी। कि मोस्टली आरएसआई की डाइवर्जेंस बड़ी एक्यूरेट होती है, बड़ी ज्यादा होती है। इसी तरह ये देखें, ये अब ओवरबॉट हुई है, लेकिन ये ओवरबॉट में भी काफी देर चलती रही है मार्केट। फिर अल्टीमेटली ये जब नीचे आनी शुरू हुई है, यहाँ से ओवरबॉट से नीचे उतरी है, तो ये एग्जॉस्ट कर गई। फिर ये देखें पूरी यहाँ तक जो है ना वो मार्केट को नीचे लेके आई। ठीक है? तो ये आर एस, ये भी जाहिर है आप अकेले खाली इसको ट्रेड नहीं कर सकते, यू नीड टू मिक्स अप विद समथिंग एल्स, और फिर उसको आप ट्रेड करते हैं। इस तरह खाली आर एस आई ट्रेड करेंगे तो वो भी एट द एंड आपको पैसे नहीं देंगे। अब हम इसको 30 मिनट में भी देख लेते हैं विद बिगर बैंड्स। इसमें बैंड्स आप थोड़े बड़े कर लेते हैं, 80 और 20। ये देखिए, ये हल्का सा रेडिश सा भी हुआ है, कोई ओवरसोल्ड हो गया। ये देखिए बाहर निकली है, रिलीफ लिया इसने। आप आरएसआई में मोस्टली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो आरएसआई में वेट करते हैं, तो जब आरएसआई ओवरबॉट से वापस आ रही हो या ओवर सोल्ड से वापस आ रही हो और वो 50 ट्रेंड लाइन से ऊपर जाए, तो फिर वो एंटर होते हैं मोस्टली। या जब वो ओवरबॉट से नीचे उतर रही हो, तो वहां पे कोई कैंडल फॉर्मेशन, कोई डबल टॉप फॉर्मेशन, कोई शूटिंग स्टार फॉर्मेशन, कोई डॉजी फॉर्मेशन जो मैंने पढ़ाई है आपको सारी, तो उसमें से कोई साथ मिल जाए तो उसको मिला के ट्रेड कर ले। मतलब ये मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया, वो जब प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको जब पुराने चार्ट्स पे। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों से कह दूं कि मैं जब आप लोगों को स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, तो वो एक और एप्लीकेशन है, गो चार्टिंग। मैं उस पर आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर इंट्राडे चार्ट्स के अंदर रिप्ले मोड मिल जाता है।
तो अगर मैं आपको लगे हुए चार्ट के ऊपर स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, आपको सीखने का उस तरह से मौका नहीं मिलेगा। उसमें वो रीप्ले मोड में ये होता है कि वो अगला चार्ट मैं साफ कर दूंगा, पिछले चार्ट को लोड करके फिर एक एक करके अगली कैंडल वो खुद ही लगाएगा और वो देखेंगे हमने किस तरह काम करना उसमें। तो वो सारा कुछ ट्रेडिंग व्यू में हो सकता है। आप जब रियल टाइम कर रहे होंगे तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये चीज मैंने आपको जो गो चार्टिंग में बताई है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लगना है, वो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कल मैं हो सकता है आपको गो चार्टिंग के ऊपर एक अलग एक एप्लीकेशन है उसके ऊपर वो चीजें करके दिखाऊं, ये जो स्ट्रैटेजीज है। तो उसको बाद में हम चले मैं उसके साथ एक 10 मिनट का सेशन ट्रेडिंग व्यू का भी दे दूंगा कि वही स्ट्रैटेजी हमने ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लगानी है रियल टाइम। चले ऐसे ही कर लेंगे, ये बेहतर हो जाए। अच्छा जी, मूविंग एवरेजेस हो गई, मैकडी हो गया, आरएसआई हो गया। अच्छा, एक दो इंडिकेटर्स और हैं जो कि मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं या वॉलेटिलिटी इंडिकेटर भी उनको कह सकते हैं। वो जरूरी होता है बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर वो मुझे इधर इसमें नहीं, वो कहीं ना कहीं जरूर इन्होंने लिखे हुए हैं। हाँ, जिस तरह ये इन्होंने एवरेज टू रेंज एटीआर, बॉलिंगर बैंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम बाद में देखेंगे। एटीआर हो गया और एक होता है ये एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अच्छा, ये जो दो एटीआर जो बेसिकली इंडिकेटर है ना, ये मोस्टली यूज होता है स्टॉप्स लगाने के लिए, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स की और एटीआर की, ये एवरेज ट्रू रेंज की। अच्छा, एवरेज ट्रू रेंज जो इंडिकेटर है ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी के लिए बहुत एक्सीलेंट इंडिकेटर है। मैंने ये बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में यूज किया हुआ है। मोस्टली होता ये है कि आपका एनालिसिस भी ठीक होता है, आपकी पोजीशन भी ठीक होती है, आपने स्टॉप भी टेक्निकली ठीक लगाया होता है लॉस साइड पे, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी होती है कि वो मार्केट आपका स्टॉप खा के वापस चली जाती है, मतलब वो वापस प्रॉफिट में चली जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि यार अच्छा स्टॉप तो मेरा यहाँ बनता है, लेकिन वॉलेटिलिटी की वजह से मैं यहाँ से कितना नीचे लगाऊं स्टॉप, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में टेक्निकल एनालिसिस में बताया था कि आपकी हर आपका जो सारा डिसीजन है ना वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी वो 2+2=4 की तरह होना चाहिए। वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि इस ट्रेड में कुछ और है, इस ट्रेड में कुछ और है, इस ट्रेड में कुछ और है। तो उसमें फिर एटीआर यूज होता है। एटीआर होता है एवरेज ट्रू रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर आप 14 डेज या 14 पीरियड का एटीआर देख रहे हैं तो वो 14 डेज में मार्केट जितनी मूव हुई होगी, जितने पॉइंट रोज, उसकी एक एवरेज होगी। तो आप ये देखते हैं कि चल मैंने इस कैंडल के लो से नीचे स्टॉप रखना है, तो आप उस लो से नीचे एटीआर एक जितना वो एटीआर आ रहा होता है वो ऐड करके नीचे स्टॉप दे देते हैं। तो 99% जो आपके स्टॉप उड़ने होते हैं वो मार्केट वॉलेटिलिटी में बचा देती है। वो आप थोड़ा सा वॉलेटाइल हो भी जाए मार्केट, अगर आपके उस कैंडल के लो से थोड़ी सी नीचे से होके वापस भी चली जाए तो आपकी बचत हो जाती है। एटीआर बेसिकली एवरेज टू रेंज होती है। जब आप मार्केट देखते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं ठीक है यार, स्टॉप तो मेरा यहाँ बनता है इस कैंडल के हाई से ऊपर, लेकिन मैं इस हाई से ऊपर एक एटीआर भी दूंगा, यानी कि अगर एटीआर की वैल्यू 14 आ रही है तो मैं इस हाई में 14 पॉइंट ऐड करके स्टॉप दूं, या इस लो से 14 पॉइंट नीचे स्टॉप दूं, क्योंकि मार्केट की जो एवरेज चल रही है पिछले 14 डेज में वो ये 14 पॉइंट या 20 पॉइंट चल रही है। तो मैं लो से नीचे 20 पॉइंट का और चांस लूंगा कि अभी वॉलेटिलिटी वाइज ही मार्केट नीचे से होके कहीं वापस ना आ जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, दूसरा होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एडीएक्स, ये जो ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये मोस्टली होता ही है जिस तरह मैंने आपको एवरेजेस मूविंग एवरेजेस में दिखाया था कि जब मार्केट जो है वो बार बार क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज कर रही होती है, तो उसमें आप देखते हैं कि यार मार्केट जो है वो मुझे बार बार स्टॉप आउट कर रही है, मैं बाइंग साइड पे आता हूँ, एवरेज दोबारा नीचे क्रॉस कर जाती है, मैं स्टॉप हो जाता हूँ, मैं फिर सेलिंग साइड पे आता हूँ तो फिर वो मार्केट। अच्छा, एडीएक्स ये करता है कि आपको जो स्ट्रेंथ, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके देती है। तो आप एडीएक्स में एक पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि यार अगर एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो है वो इससे ऊपर है तो वो ट्रेंड इस काबिल है कि मैं उसमें ट्रेड कर सकता हूँ, अगर वो इससे नीचे है तो मैं नहीं ट्रेड कर रहा, या वो अगर इस पॉइंट से ऊपर चला गया है तो मैं फिर यहाँ पे बाइंग का प्रॉफिट ले लूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है अब ट्रेंड, और अब ये किसी वक्त भी जो है ना वो वापस एग्जॉस्ट हो सकती है। और ये दोनों सूरतों में, चाहे सेलिंग में हो चाहे बाइंग में हो, इसकी वैल्यू ऊपर होती है तो स्ट्रांग होता है, नीचे होती है तो ट्रेंड वीक होता है। ये इस तरह नहीं है कि अगर सेलिंग में मार्केट चल रही है तो ये माइनस में या जीरो नहीं, ये अगर स्ट्रेंथ है मार्केट की तो ये प्लस में ही जाएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी से। एटीआर में भी वो वैल्यू जो है वो आपको प्लस में ही मिलेगी, वो वॉलेटिलिटी की है, और एडीएक्स में भी आपको जो वैल्यू है वो प्लस में ही मिलेगी। इसके साथ दो और इंडिकेटर एसोसिएटेड होते हैं, वो मोस्टली नजर नहीं आते, ये ज्यादातर एडीएक्स ही लोग यूज करते हैं।
उससे पता चलता है कि एडीएक्स अगर स्ट्रांग है तो वो किस साइड पे स्ट्रांग है, बाइंग साइड पे स्ट्रांग है कि सेलिंग साइड पे स्ट्रांग है। वो दो अलग इंडिकेटर होते हैं, डीआई और डीएक्स प्लस और डीआई माइनस। वो अगर माइनस प्लस से ऊपर है तो फिर ये सेलिंग साइड पे स्ट्रांग है, अगर प्लस ऊपर है माइनस नीचे है तो फिर ये बाइंग साइड पे स्ट्रांगर है। एनीवेज हम चीजें हम देखेंगे प्रैक्टिकली तो हमें ज्यादा इसका जो है ना वो क्लियरली नॉलेज होगा। अच्छा, अब हम जो है वो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पहले एटीआर देख लेते हैं, उसके बाद हम एडीएक्स देख लेते हैं, एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। ठीक है, ये है जी आपका एवरेज डायरेक्शन इंडेक्स। जब मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज होती है ये नीचे आने लग जाता है। ठीक है, मार्केट पिकअप करेगी तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये सेलिंग साइड पे भी चूंकि नीचे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ रही है तो ये प्लस हो रहा है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये ऐसा नहीं होगा कि मार्केट नीचे आ रही तो ये नीचे चला जाएगा, नहीं, ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मार्केट ने अपनी वो एक डायरेक्शन लूज करनी शुरू की तो ये वापस आ गया। अच्छा, इस इंडिकेटर का भी 4 आवर चार्ट में जरा ज्यादा अच्छा पता लगेगा। ये ये देखिए, ये जो कि स्ट्रेंथ है ट्रेंड के अंदर, ये देखिए ये कहाँ तक आ गया, ये 48-50 तक आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा वापस गया है। अब ये देखिए, ये साइडवेज मार्केट चल रही है तो ये उतना स्ट्रेंथ नहीं है। अब यहाँ से फिर ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड गया तो दैट मूव्स अप। ठीक है, और वही वाली बात कि जब बहुत पीक पे चला जाता है तो आपको भी डाउट होता है कि यार अब ना मुझे बाय में से निकल जाना चाहिए, किसी और भी मार्केट एग्जॉस्ट हो सकती है। तो ये एडीएक्स से पता चलता है। प्लस अगर मार्केट बहुत लो एडीएक्स दिखा रही है, जिस तरह ये है, ये देखें, ये बिल्कुल ही 10 से भी नीचे है एडीएक्स, तो आप इस तरह की मार्केट में ट्रेड नहीं करते। फिर आप उसको किसी तरफ लग लेने देते हैं कि ठीक है यार, ये 20 से ऊपर जाएगी तो फिर मैं देखूंगा मैंने क्या ट्रेड करना है। अगर ये बहुत ही नीचे है तो फिर मैं अभी फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा। इसका नीचे का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे है, इसका मतलब कि मार्केट में ट्रेंड नहीं है, वो कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो मुझे अभी स्टॉप करेगी। तो ये एडीएक्स है। अब वो एवरेज ट्रू रेंज देख लें। अच्छा, ये एटीआर है जी, इसमें अब लेट सपोज हम 14 डेज का एटीआर लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये अब ये बता रही है वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, जो वैल्यू ये बता रही है कि जी पिछले 14 कैंडल्स में, अगर ये 14 कैंडल्स में ये एवरेज मूव है मार्केट की, 36 पे 26 32 ये पिप्स मूव है। तो मैं अगर लेट सपोज अगर यहाँ पे कहीं पे बाय करता हूँ और मुझे इस लो से नीचे स्टॉप देना है अपना, तो मैं ये देखूंगा कि यार मार्केट हो सकता है ये स्टॉप खा के वापस चली जाए, तो मैं इस लो से नीचे, यानी ये लो है 1.3593 का, यहाँ पे लो आ रहा है, तो उसके नीचे जो एटीआर आ रहा है दैट इज 00287, तो मैं 1.35937 से माइनस करूंगा 00287 और फिर जो वैल्यू आएगी मैं उस पर स्टॉप लगाऊंगा। यानी अगर लेट सपोज ये लो है, यहाँ पे मैंने इससे नीचे स्टॉप देना, तो मैं एटीआर को इस तरह यूज करूंगा कि मैं 1.35937 लो है माइनस 0.00287, तो 1.3565 आ रहा, तो मैं वो 65 के पास, यानी कि मैं यहाँ करके स्टॉप दूंगा। तो बजाय इसके कि यहाँ दूं, मैं उसको थोड़ा सा निकाल के यहाँ करके स्टॉप दूंगा इधर, ये 65, ताकि अगर मार्केट थोड़ा सा उसको टेस्ट करके भी वापस जाए तो मेरी बचत हो जाए। ये एटीआर का ये यूजेज होता है। 7 पीरियड का भी लोग यूज करते हैं। अगर आप बहुत बड़ा चार्ट यानी कि डेली और वीकली देख रहे हैं तो 7 पीरियड का नफ है। अगर आप ये 30 मिनट्स 4 आवर 2 आवर देख रहे हैं तो फिर 14 का कम से कम जो है ना वो आप 14 पीरियड का देखिए एटीआर। सो ये इंडिकेटर्स थे मुख्तलिफ किस्म के। तो अब लेट्स होप के कुछ एब्जॉर्ब किया होगा आप लोगों ने। चीजें तो काफी सारी मैंने आज कवर की हैं। अब इस इन पे बेस करके तो मैं कल के लेक्चर में 2 से 3 स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि दो दो तीन तीन चीजों को मिला के स्ट्रेटजी किस तरह बनती है, ट्रेड कैसे होती है, और आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है चीजों को, और डिसिप्लिन कैसे करना है अपने आप को उन चीजों के साथ।